ओके जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च मेथड्स। इवैल्यूएशन को अगर हम देखें जरा सा, तो हमें ये पता चल जाता है दैट हम इवैल्यूएशन में हमेशा रिसर्च मेथड्स को देख रहे होते हैं। रिसर्च मेथड से क्या मतलब होता है कि हाउ वाज द रिसर्च डन, स्ट्रेंथ्स ऑफ डूइंग और कंडक्टिंग द रिसर्च दैट वे, वीकनेसेस ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च दैट वे। ये सब हमारा इवैल्यूएशन के अंदर आ रहा होता है। ठीक है। सो द यूज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो मैकेंस्ट्री एंड वैंग की जो स्टडी थी, इस स्टडी के अंदर देयर वाज अ हेक्टिक यूज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। नाउ अगर आप लोगों को एएस थोड़ा सा याद हो, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आर नॉट प्रेफर्ड ऑलवेज। क्यों? हम हमेशा कहते हैं कि इसके अंदर बायसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों बायसेस होते हैं? जिन्होंने मेरे साथ एएस किया हुआ है उनको ये बात पता होगी। जब हम एएस के अंदर ये देखते हैं या हम ए2 में या हम किसी भी एक मेथड को जब हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो उसकी हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब अगर मैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की बात करूं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आर बेसिकली वेयर द पार्टिसिपेंट इज टेलिंग अस अबाउट देमसेल्व्स बाय देमसेल्व्स। तो मैं झूठ बोल सकता हूं, इजीली आई कैन लाई, easily I can try and portray a better picture of myself in front of the researcher. So again, the use of self-report measures has both strengths and weaknesses. Strengths क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं। Strengths हमारे पास है the use of questionnaires. This way, the patients are able to express their thoughts and feelings easily, and the researcher does not only have to rely on the observations and behaviors. Obviously, जब मैं एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूं तो हम लोग सेल्फ रिपोर्ट मेजर को यूजुअली तभी यूज कर रहे होते हैं जहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशंस के ऊपर नहीं रिलाई करना चाह रहे होते। तो व्हाट वी से इज कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पे रिलाई नहीं कर सकते, हम एक क्वेश्चनर भी दे देते ताकि जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो हमें खुद ही बता दे कि इसने ऐसा क्यों किया। अगर कोई बिहेवियर वो शो किया तो उसने क्यों शो किया। सो एक्सप्लेनेशन लेने के लिए हम लोग उन्हीं से मांग लेते हैं। सो इस बेसिस के ऊपर हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। फिर वी हैड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस where they use closed ended questions were used, which gives us another strength. And why is it a very big strength? Because it gives us quantitative data, right? Closed ended questions में हम लोगों को yes and no इन दो फॉर्म्स में ही आंसर मिल रहे होते हैं। नो डिटेल, नो लंबी। हम लोग सिर्फ यस नो मे बी, डिड यू लाइक दिस, यस आई डिड लाइक इट। हम लोग उसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे होते। डिड यू, इफ समवन डिड समथिंग तो हमने उससे क्वेश्चन कहा कि डिड यू लाई, यस नो मे बी, बस। ये हमारा एक इनिशियल वर्क होता है व्हेन वी से कि हम लोगों ने क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस लिए जिसके अंदर हम लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ठीक है। सो अगेन it is a good thing. Why? Because it gives us a very quantitative data. Out of 30 people, 70 said yes, and the rest, I don't know, 12 है जो भी है, मेरी मैथ्स खराब है, said no. तो हमारे पास ये डेटा मैथमेटिकल हो गया। क्या मैं इसको स्टैटिस्टिकली भी एनालाइज कर सकता हूं? यस। सो अगेन इससे हम लोगों को फायदा होता है बिकॉज वी आर एबल टू एनालाइज द डेटा स्टैटिस्टिकली, नंबर वन। नंबर टू, हम लोगों के पास डेटा क्वांटिटेटिव मेजर्स में आ जाता है, नंबर्स में आ जाता है। एंड नंबर थ्री, हम लोग इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं अगेंस्ट अदर डेटा। फिर इसके बाद हम लोगों के पास किस तरह से ये डेटा आता है। सो फॉर एग्जांपल लिकर टाइप स्केल्स के अंदर, लिकर टाइप स्केल आप सबको पता होगा, हमने पहले भी किया है। 0,
1 2 3 4 5 and the list goes on, 6 7 वगैरह वगैरह, राइट? तो ये लिकर टाइप्स के लिए लेट्स से अगर क्वेश्चन है, आर यू scared of psychology result tomorrow? yes no? तो हम लोग यहाँ पे लिकर्ट स्केल के ऊपर लगेंगे. लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ आई एम नॉट स्केर्ड दैट मच. व्हाई? बिकॉज मैंने पेपर ही नहीं दिया था, राइट? सो अगेन दिस इज व्हाट वी से लिकर्ट टाइप स्केल है. तो इसमें भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है. हेंस जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये हमारी मैथमेटिकल होगी. जब ये मैथमेटिकल होगी तो हम स्टैटिस्टिकली इसको इवैल्यूएट, कंपेयर, हर चीज कर सकते हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इजीली एनालाइज हो सकती है एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स हम निकाल सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि स्टैटिस्टिकली हम इसके ट्रेंड्स निकाल सकते हैं. The use of 475 participants, ये हमारी पहली वाली स्टडी है जिसके अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स को दिखाया था पिक्चर्स, जहां पे उन्होंने देख के बताया था कि हम कौन से वाले फॉर्मली ड्रेस्ड या इनफॉर्मली ड्रेस्ड वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनमें से किसको हम लोग जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो ये वो वाली स्टडी है. सो 475 पार्टिसिपेंट्स का यूज हुआ. अगेन दिस इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी मच. मतलब हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनकी एक अच्छी खासी अमाउंट टुक पार्ट इन द रिसर्च. ठीक है, तो जब इतना बड़ा अमाउंट हमारे रिसर्च में पार्ट ले रहा होता है देन वी से कि हमारे पास एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मौजूद है. ठीक हो गया. फिर the number is very big and good number of participants have taken part in our research. They all were from different backgrounds, of course. ये सब एक ही घर से तो नहीं आए थे. Their backgrounds were different. Now when I say backgrounds, what do I mean? When I say backgrounds, I mean demographic qualities. मतलब status, अमीर है या मेरी तरह गरीब है. ठीक है, इसके अलावा इज ही और शी, ओहो, वाइट, ब्लैक, एथनिसिटी क्या है, क्लास, व्हाट, वर्किंग क्लास कहां से बिलोंग करता है, वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है, एलीट क्लास से बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग करता है. सो वी हैड 475 पार्टिसिपेंट्स हु came from multiple backgrounds. Hence हमारे पास एक बहुत ही रिच डेटा आता है. ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो एंड किसी को कोई सवाल नहीं है. ठीक है, अगर है तो आप चैट में लिख सकते हैं एंड देन हम इन द एंड हम लोग चैट को इंशाल्लाह विल गो थ्रू द चैट एज वेल. अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, डिफरेंट एजेस के लोग आए हुए थे एंड मल्टीपल जेंडर्स से लोग थे, जो कि उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ बॉयज या मेल होते थे एंड गर्ल्स या फीमेल्स होती थी. उस जमाने में थिंग नहीं होते थे और वो क्या कहते हैं, नो जेंडर नहीं होता था. वो उन सबको इतना नहीं कैटेगराइज करते थे. तो उस जमाने के हिसाब से वी जस्ट हैड टू जेंडर्स एंड दोनों जेंडर्स की हमारे पास ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पार्टिसिपेशन हम लोगों ने देखी है. सही है. It increases generalizability of the results. Why does all of this increase the generalizability? Because हम कहते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल बैकग्राउंड से लोग आ गए इन दिस रिसर्च, दैट मीन्स representation from different ग्रुप्स हमें मिल गई एंड जो भी रिजल्ट आएगा
it will be applicable to everyone, बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा नंबर है, और इतना अच्छा नंबर होने की वजह से इस इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में हमारे पास बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हु वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जब हमारे पास पार्टिसिपेट किए तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग हैं इस रिसर्च में रिप्रेजेंटेशन आ गई उनकी, एंड बिकॉज ऑफ विच नाउ वी कैन से कि हम इन रिजल्ट्स को उनकी उनकी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर जस्ट द लिंक्स जो कि हमने ऑलरेडी एएस में पढ़े हुए हैं, आपने भी ये पढ़े हुए हैं सबने, ये सिर्फ हम इनको अप्लाई करना सिखा रहे हैं आपको ए टू में, ये सारी चीजें आपको आती हैं। ए टू इज ऑल अबाउट इनको अप्लाई जनरलाइज करना, क्यों हो रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब आप आंसर्स लिखने बैठेंगे तो यू शुड नो कि आंसर्स में हम लोगों के पास ये जनरलाइजेशन कैसे हो रही है, इसके पीछे हम बैकिंग क्या दे रहे हैं, ये होना आपको आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपका ग्रेड ए है इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों के पास ये रिजल्ट्स को जनरलाइजेबिलिटी बढ़ा देगा हमारे रिजल्ट्स की, और इसके अलावा द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म was seen in an interview, सही है, which was good as they may as some people who may lack reading skills, उन लोगों के ये बड़ा अच्छा था। हम लोगों ने एक चीज ये करी थी, अगर हम देखें तो हम लोगों ने उनको जो है वो फॉर्म्स दिए थे, और इंटरव्यू के बेसिस में भी हम लोगों ने उनको इवैल्यूएट किया था, नॉट बाय जस्ट गिविंग देम फॉर्म्स टू फिल, हमने क्वेश्चनर्स के साथ इंटरव्यूज भी करे थे। उसका हमें फायदा क्यों हो रहा है, बिकॉज हो सकता है किसी इंसान को डिफिकल्टी हो रही हो रीडिंग के अंदर, या कोई इंसान रीड नहीं कर सकता प्रॉपर्ली, so because this person cannot read properly, maybe that is the reason they may not you know uh, write the correct answer to it or give you the correct feedback, but because आपने इंटरव्यू का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमारे लिए ये अगेन एक पॉजिटिव एलिमेंट है। why? because this way you're actually making the other person understand, और उसकी जो ये एक डिफिकल्टी है, उसकी एक जो उसको रीडिंग नहीं आती, which is a difficulty for this person, now you have eradicated that difference, or you have eradicated that difficulty for this person, and now this person can understand and give you a genuine answer। ठीक है, फिर हाई रिलायबिलिटी है ऑफ द रिसर्च। व्हाई? बिकॉज दो डॉक्टर्स यहाँ पे सेपरेटली स्कोर कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर, हम ये इंटरव्यू वाला पॉइंट एंड ये जो दो डॉक्टर्स वाला पॉइंट है, ये कौन सी रिसर्च के लिए है? दिस इज फॉर दिस रिसर्च, मैकेनली वाली रिसर्च, जो कि डॉक्टर्स वाली रिसर्च थी हमारी, अगर आपको याद हो। सही है, अब हम इस वाली के ऊपर बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अगेन हमारे पास स्कोरिंग के अंदर दो डॉक्टर्स सेपरेटली बैठ के स्कोर कर रहे थे, तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी विल बी हाई, राइट। फिर आगे चलते हैं। 18 डॉक्टर्स वर आस्क्ड रैंडमली टू evaluate the 57 words, हमने लास्ट उसमें किया था। ठीक है, सो 57 वर्ड्स को हमने evaluate करवाया था, जो कि रिड्यूस डाउन हो गए थे 13 वर्ड्स के अंदर। सो ये जो हमने कराया था, ये रैंडमली हम लोगों ने डॉक्टर्स से करवाया था, who were from the same department, that was gynecology department, जिसको हम कहते हैं what was the word, maternity department। ठीक है, उन्हीं में से करवाया था। सो अगेन दैट आल्सो गिव्स आवर रिसर्च अ हाई क्रेडिबिलिटी, अ हाई रिलायबिलिटी स्कोर, बिकॉज हम लोगों ने उस स्टडी के वर्ड्स को बहुत हर चीज को बहुत प्रिम एंड प्रॉपरली उन्हीं लोगों से करवाया था। ये शॉर्टनिंग ऑफ द रिसर्च
of the words was also done by doctors, not by any random person जिसको नहीं पता था इन words का मतलब क्या है या क्या ये words इस्तेमाल होते हैं नहीं इस्तेमाल होते. So again, this gives our research very high reliability. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास weaknesses of using such questions is that. Now अब हमने questions की weaknesses की बात करनी है. Questions may be perceived socially desirable by the respondents, meaning that they may not provide us with genuine answers. जब हम questionnaires का इस्तेमाल करते हैं, that gives us, that's basically telling us कि I as a person can lie to you. मैं झूठ बोल सकता हूँ. क्वेश्चनेयर है ना, अब क्वेश्चनेयर कैन नॉट एक्चुअली टेल मैं क्वेश्चनेयर पे सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो द यूजिंग ऑफ क्वेश्चनेयर्स इन द फर्स्ट रिसर्च वाज समथिंग दैट इज अ वीकनेस एज वेल. क्यों? बिकॉज उस वीकनेस, क्योंकि हम जब पार्टिसिपेंट्स को दे रहे हैं क्वेश्चनेयर्स और कह रहे हैं प्लीज आप ट्रूथफुली इसको फिल आउट कर दीजिए, तो हमारे पास एक ट्रूथफुल, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रूथफुल आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं. पार्टिसिपेंट्स कैन लाई. फिर they may give answers that make them look good. इसको हम कहते हैं social desirability bias. और ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है. क्यों? Because we don't want to look bad in front of other people. When we don't want to look bad in front of other people, what we do is whenever we get questionnaires, we tend to lie on them. सही है, हम झूठ बोलते हैं. Why? Because we say कि हम पेपर जब कोई उठाए और उस पेपर को पढ़ना शुरू करे तो वो बोले यार who is this person? This person seems to be a very nice person. तो हम अपने आप को जब अच्छा लगाने की कोशिश करते हैं when we're answering a questionnaire or set of questions, that is known as us making ourselves look good in front of the person reading the questionnaire, and that is known as social desirability biases. ठीक है. फिर they may change their authentic answers. Why? क्योंकि उनको लगे कि शायद शायद हम जो आंसर्स दे रहे हैं वो इतने अच्छे आंसर्स नहीं है. So should we give this answer? Should we be genuine or not? नहीं नहीं नहीं, हम वो आंसर्स देते हैं जो हमें लगता है कि एक that will make us look cool or very chill or that would make us look very appealing. तो ऑथेंटिक सेल्फ नहीं रहता इंसान कभी कभार क्वेश्चनर्स अटेम्प्ट करने में. This may have serious questions about the validity of the study. Obviously बात है, जहां हमारी स्टडी के कुछ प्रोसेसेस हमारी स्टडी की वैलिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी स्टडी की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं पे हमारी कुछ चीजें, कुछ एलिमेंट्स हमारी स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं उनको थोड़ा सा उनकी वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी को नीचे भी लेके आ रही है. जिसमें से ऑफ कोर्स जब एक इंसान ट्रूथफुली अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रहा, देन दैट मींस कि हो सकता है व्हाट द रिजल्ट्स दैट वी हैव गॉटन आर नॉट ऑथेंटिक रिजल्ट्स बिकॉज एवरीवन हैड थॉट ऑफ लुकिंग कूल, और उन्होंने अपने एंड से गलत आंसर्स, डिजायरेबल आंसर्स देना शुरू कर दिए जो कि उन्हें लगता हो कि उनको अच्छा दिखाएंगे व्हेन द पर्सन रीड्स द क्वेश्चन. Qualitative analysis is not extracted. We only have quantitative data. Having quantitative data is not bad. It's a very good thing. But we also need qualitative data to actually understand why a person said something. हो सकता है किसी ने कोई बात बोली हो लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक हो. सो वी नेवर गॉट टू नो द लॉजिक बिकॉज हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा को गैदर ही नहीं किया. डिटेल्ड डेटा कैन बी एक्सट्रैक्टेड ड्यू टू दिस. ऑफ कोर्स हम लोग जब क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास एक डिटेल रिच आंसर मिलता है. उस डिटेल रिच आंसर से हमारे पास डिटेल्स ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हमें मिलती हैं और उससे हम लोग बहुत सारी डिटेल्स और जिन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. बट बिकॉज वी डिड नॉट यूज एनी क्वालिटेटिव मेथड, सो दिस वाज नॉट डन ओवर हियर.
सैंपल अगेन हम कहते हैं बहुत अच्छा सैंपल था 475, बट यहाँ पे हम इसको ये भी कह रहे हैं कि वो एक लिमिटेड सैंपल भी था, as they all belong to the same area, making it difficult to be generalized. More females than males were seen in this research. So again, हमारे पास एक critique है कि there were more females in this research rather than males. So हमने यही बात करी थी कि approximately gender equality थी. Approximately का मतलब ये है कि males हमारे पास थोड़े कम थे and females हमारे पास थोड़ी ज्यादा थे. Now let's talk about the issues and debates that we will see in this research. Important to important to practical application. Doctors will learn a lot from this research, of course, क्योंकि हमारे पास ये डेटा जरूर आ रहा है कि you need to be dressed in a manner that is formal, and formal की हमारे पास कैटेगरीज भी आ रही हैं कि सूट पहना होना चाहिए आपको, कोट पहना होना चाहिए, एसेसरी नहीं होनी चाहिए, एंड मेल्स का अलग, फीमेल डॉक्टर्स का अलग, हमारे पास पूरी लिस्ट आ रही है. तो हमारे पास जो डॉक्टर्स बन रहे हैं लोग, वो लोग बहुत ज्यादा हेल्प आउट होंगे. They can use this research's data to actually understand what kind of dressing they need to do when they're going for their consultations or their clinics. Doctors will encourage their patients to actually understand what they are saying. दूसरी वाली रिसर्च जो हमने करी थी जिसमें वर्बल, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो वर्ड्स हैं, जार्गन्स है, मेडिकल जार्गन्स, उनकी बात हो रही होती है, तो वहां पे हमारे डॉक्टर्स को ये समझ आ जाएगा कि अच्छा, देयर आर सम टाइम्स पीपल और देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु मे नॉट अंडरस्टैंड इट, द टर्मिनोलॉजी दैट वी इजीली अंडरस्टैंड. तो वो कोशिश ये करेंगे कि वो मेडिकल जार्गन नहीं इस्तेमाल करें, और अगर कर भी रहे हैं तो they'll make sure, because of this research and the results from this research, what they'll do is they will actually try and explain it to their क्या कहते हैं, patients. Doctors will know what kind of clothing improves their patients' confidence in them. तो ऑफ कोर्स हमने वो बात डील कर ली, हमने बात डिस्कस कर ली है कि हमारे डॉक्टर्स जो है उनको पता होगा कि किस तरह की क्लोथिंग करके जानी है फॉर आवर participants to actually feel confident about our treatment. फिर cultural differences may still exist, of course, because हमारे पास ये रिसर्च की गई है स्कॉटलैंड में. ठीक है, तो इसको कल्चरली अडेप्ट करना पड़ेगा. करंटली इट्स नॉट अडेप्टेड एट ऑल. ये हम लोगों को जो रिजल्ट्स दे रही है वो स्कॉटलैंड के कल्चर के हिसाब से है. ठीक है, हमारे पास इसकी जनरलाइजेबिलिटी के लिए दूसरे कल्चर्स की अडेप्टेबिलिटी करना जरूरी होगी, विच इज वाई हमारे लिए कल्चरली साउंड नहीं है अभी ये. आगे चलते हैं जी. Where did it go? हाँ, doctors in all will understand that the more they understand each other, the better treatment they can provide. When I say understand each other, what I mean is patient and practitioner. So over here we're talking about both the studies. Now when we talk about both the studies, we say हमने दोनों studies पढ़ी, कौन से concept के basis पे है? On communication. तो जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो पेशेंट्स के पास भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर के पास भी अच्छी होनी चाहिए, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल. अगर एक डॉक्टर के पास वर्बल नॉन वर्बल दोनों स्किल्स बहुत अच्छी हैं, एक पेशेंट के पास वर्बल नॉन वर्बल दोनों स्किल्स अच्छी हैं, देन ट्रीटमेंट will be good and benefit. ठीक है, and with that we finish our first chapter. अब इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाए. ठीक हो गया? So that will be it from my side. I will take questions now. So जिसके जो भी questions हैं please जो है वो questions बताएं.